हाय फ्रेंड्स, राजेंद्र टैक्स एंड एडवाइजर चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि फॉर्म 16 को वो कौन से टॉपिक है जो कि आपको नहीं पता होते। बहुत से पर्सन फॉर्म 16 को देखते हैं लेकिन वो उसके बीच में कुछ एक चीज़ें ही देख पाते हैं। वो उस पूरे फॉर्म 16 को रीड नहीं कर पाते हैं जो कि बहुत ही चीज़ें ज़रूरी होती है। उसी के बेस के ऊपर ही कई बार एरियल की फाइल भी लगती है और बहुत से पर्सन ये सोचते हैं कि हमारा एरियल आया हुआ है तो वो हमें कैसे पता चलेगा और उसके लिए कौन सी फाइल लगती है और उसको एडजस्ट कैसे किया जाता है। प्लीज़ वीडियो में बने रहें और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि जो आपको फॉर्म 16 के बीच के वो ऐसे टॉपिक पता चल सके जो कि आपको जानने ज़रूरी है और जिसके हिसाब से आपको अपनी पेमेंट के बारे में और अपने टैक्स के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले इसके बीच में ऊपर नाम होता है जो आपको पता है, आपका पैन कार्ड नंबर होता है। इसके अलावा वो 10 ऑफ डिडक्टर होता है जो हमारा आपका जहाँ से आपको तनख्वाह मिलती है वो उसका जो डिपार्टमेंट होता है उसका एक 10 नंबर इशू होता है। वो 10 नंबर 20 फॉर्म 16 के बीच में लिखा रहता है। इसके साथ में आता है असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। जिस साल हमें तनख्वाह मिलती है या जिस साल हमें सैलरी मिलती है उससे अगले साल को असेसमेंट ईयर बोला जाता है क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर में ही असेसमेंट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है क्वार्टर 1, 2, 3, 4। ये क्वार्टर जो है 3-3 मंथ के माने जाते हैं। हर साल में 4 क्वार्टर होता है। जनवरी से लेके मार्च तक जो फोर्थ क्वार्टर होता है जो कि पिछले साल में ऐड होता है। और कोई भी फाइनेंशियल साल 1 अप्रैल से स्टार्ट माना जाता है और 31 अप्रैल को क्लोज हो जाता है। इस तरह क्वार्टर 1 जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होके जून तक होता है और जुलाई के बाद सेकंड क्वार्टर शुरू हो जाता है। इसी तरह जो लास्ट क्वार्टर है 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक माना जाता है। लेकिन आपकी जो पेमेंट होती है वो लास्ट मार्च की जो पेमेंट होती है वो 4 अप्रैल को आती है, 3 या 4 अप्रैल के आसपास मिलती है। इसलिए फोर्थ क्वार्टर के कोई भी टैक्स होगा जो जनवरी और फरवरी में ही कट जाता है। मार्च में जो आपका टैक्स कैलकुलेट होता है वो अप्रैल की पेमेंट में ऐड हो जाता है क्योंकि उसकी जो सैलरी होती है वो अमूमन 3 या 4 अप्रैल को ही आती है। क्योंकि उनको क्लोज करने में प्रॉब्लम आती है इसलिए फरवरी तक की ही इनकम उस साल में क्लोज की जाती है। इसके बाद सबसे फर्स्ट में आता है ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी वो सैलरी होती है जो कि आपको इशू होती है। बहुत से पर्सन ऐसा मानते हैं कि जो उनके बैंक अकाउंट में पैसा आया है वही उसकी सैलरी होती है, पर ऐसा नहीं है। जो भी सैलरी आपको इशू हो गई है, जैसे कि आप जॉब करते हो तो आपका एजीआई कटता होगा, एनपीएस कटता होगा, आपका फंड कटता होगा। इसके अलावा बहुत से पर्सन जब रेल का यूज़ करते हैं तो उसके बीच में रेल टिकट का पैसा भी कट जाता है। जो पैसा डिपार्टमेंट की तरफ से आपको इशू हुआ है वो सारा ही पैसा ग्रोस सैलरी में आता है। बेशक वो पैसा आपने लिया हो, कटवाया हो, आपके किसी अलाउंसेस में कट गया हो या किसी चीज़ में भी आपका पैसा कट गया लेकिन वो आपके नाम पे इशू हो गया। जब भी वो इशू होगा तो वो आपकी ग्रोस सैलरी में आएगा। इस तरह आप ये मत सोचो कि आपके बैंक में कितना पैसा रिसीव हुआ है। जो आपको मिला है, जो आपके पैन कार्ड पे इशू कर दिया गया है, चाहे वो आपका एजीआई में चला गया हो, फंड में चला गया हो, चाहे ई टिकटिंग में चला गया हो, वो सारे का सारा अमाउंट ही ग्रोस सैलरी में जाता है। इसके बाद आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट 50,000 रुपये की है जो कि इसके साथ में लिखी हुई है। इसके बाद आते हैं आपके अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10। बहुत से डिपार्टमेंट जहाँ पे अंडर सेक्शन 10 के अलाउंसेस नहीं देते हैं लेकिन जब आप आईटीआर फाइल करते हो तब आप उसकी छूट ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप ग्लेशियर में हाईएल्टी में हो तो बहुत से फार्म 16 के ऊपर आपके ग्लेशियर के अलाउंसेस, आपके वो अलाउंसेस आएंगे जिसकी आपको छूट मिली है। आपको अलाउंसेस बहुत ज़्यादा भी मिल सकते हैं लेकिन आपको छूट सिर्फ उसी अलाउंसेस की मिलेगी जो कि इनकम टैक्स में छूट में लागू है। हो सकता है ग्लेशियर में आपकी अलाउंसेस 1 साल के 4 लाख हो लेकिन वो छूट इतनी ज़्यादा नहीं है। इनकम टैक्स के बीच में उसकी छूट 1-1.5 लाख के आसपास ही आती है जो कि आपको मिलती है। इसके बाद अलग से और भी बहुत से सेक्शन है जिसके तहत आपको ये छूट मिलती है। इसके बाद आता है सेक्शन 80C। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख की छूट मिलती है। आप चाहे फंड जितना मर्जी कटवा लो तब भी आपको 1.5 लाख की ही छूट मिलेगी। लेकिन इस बार 2024-25 के बाद गवर्नमेंट ये छूट नहीं दे रही है और हर किसी का पर्सन का जो टैक्स कट रहा है वो न्यू रिज्यूम के हिसाब से कट रहा है। जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो आप इसकी छूट ले सकते हो। इसके बाद और भी सेक्शन है।
सेक्शन 80 डी 80 यू 80 यू आपको डिसेबिलिटी में मिलता है, और इसके साथ में अगर आपने एनपीएस कार्ड भी बना रखा है तो आप सेक्शन 80 CCD 1B के तहत भी एनपीएस की छूट ले सकते हो। इसके बाद जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो आप होम लोन की छूट, एजुकेशन लोन की छूट, ये अदर छूट भी ले सकते हो। और अगर आप अपने माता पिता को एचआरए पे करते हो, आप रेंट पे रहते हो, तो अपने माता पिता को एचआरए भी पे करके इसकी छूट ले सकते हो। जी है फॉर्म 16 के जो मोटे मोटे चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। इसके बाद इसका आ जाता है सेकंड पेज।